नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं बोर्ड बूस्टर सीरीज। जी हाँ, अब तक हम लोग आप सभी के साथ पॉलिटिकल साइंस, उसी के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स को रख चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी चैप्टर्स को हम लोग आप सभी के साथ समझ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी आज क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी के साथ इतिहास या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, उससे संबंधित एक हमारा क्या होने वाला है दोस्तों, चैप्टर है जो आप सभी के सामने लिखा हुआ है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और मैं आपको बताऊं कि बहुत इंटरेस्टिंग एक अध्याय है और आपके पेपर के अंदर आप देखते हैं कि यहां से सवाल बनते हैं, तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सजगता के साथ और बहुत ही गहराई के साथ समझने वाले हैं। आपको क्या करना होगा, बस आपको हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना होगा और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क के अंदर नहीं आने देना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को करते हैं शुरू। चैप्टर का नाम आप देख ही पा रहे हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले कि आज की क्लास में आप और मैं क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होगा और मुख्य तौर पर ये जो बिंदु आप देख रहे हैं कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, सबसे पहले जानेंगे कि भैया ये हिंद और चीन ये किस इलाके को कहा जाता है और यहाँ पर राष्ट्रवादी यानी कि आज़ादी के जो आंदोलन हुए हैं इसकी क्या क्या कहानी है, कौन कौन यहाँ पर बड़े नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर बड़े बड़े शासक हुए हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम है नरोत्तम सिंहानुक, इनके बारे में जानेंगे। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि एक देश है जिसका नाम है वियतनाम। इस देश के ऊपर आप देखते हैं कि कब्जा किया गया था अमेरिका के द्वारा और इस देश ने अपने आप को आज़ाद कराने के लिए वियतनाम युद्ध लड़ा। उसकी पूरी कहानी क्या है इसको हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके प्रश्न उत्तर हैं दोस्तों, है ना, आपके पेपर में इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो एक एक कर कर हम लोग उन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें अपनी आज की इस क्लास को करना होगा। आपको पूरा फोकस क्लास के अंतर्गत रखना होगा और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क में नहीं आने देना होगा। स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर कि भैया जी आखिर ये हिंद चीन इलाका पड़ता कहाँ है ना, ये कौन सी जगह है। अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों कि हमारा जो एशियाई इलाका है ना, हमारा जो भारत जो है वो मुख्य तौर पर आपको एशिया में दिखता है ना, आपको पता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर म्यांमार है और इसी से अगर आप थोड़ा पूर्व की तरफ जाएं तो आपको हमारा प्यारा भारत भी दिख जाता है। तो एशिया के अंदर ही आप देखते हैं कि बहुत सी कंट्रीज हैं, बहुत से देश हैं और इन देशों को हम लोग मुख्य तौर पर किस नाम से पुकारते हैं, इनको हिंद चीन के नाम से पुकारा जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप देख लीजिए दोस्तों कि वियतनाम हुआ, लाओस हुआ और कंबोडिया हुआ। कौन कौन सी कंट्रीज हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि वियतनाम एक तो सबसे पहली कंट्री हमारी कौन सी रही, एक तो वियतनाम रही, ये रही वियतनाम। उसी के साथ आप देखते हैं कि कंबोडिया और लाओस, ये इन तीनों कंट्रीज को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है इसको क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग हिंद चीन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर आप देखें कि लगभग इसकी जो लंबाई है या फिर जो उसका क्षेत्रफल है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है ना। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि 3 देशों को मिलाकर हम देखते हैं कि हिंद चीन इलाका बना हुआ है। लाओस कर एक देश है, वियतनाम कर एक देश है, कंबोडिया कर एक देश है और ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये लगभग आप देख रहे हैं कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का है। तो एक अच्छा बड़ा आप क्षेत्रफल इसे देखते हैं। अच्छा, अगर आप देखें कि जो वियतनाम है, ये जो वियतनाम नामक देश आपको दिख रहा है, इस पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, वियतनाम पर जो लोग रहते हैं, वियतनाम में जो लोग रहते हैं, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन पर चीनी सभ्यता का, चाइना का आप देखते हैं कि असर पड़ता है। तो वियतनाम के जो लोग हैं वो जैसे चीनी लोग अपने जीवन को गुजारते हैं, जैसे चीनी लोगों की संस्कृति है, उसी तरीके से वियतनाम के लोग अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। बात की जाए कंबोडियन लोगों की, ये जो कंबोडिया देश आप देख रहे हैं, कंबोडिया के जो लोग हैं ना, इनका जीवन भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कंबोडिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो आप घर देखते हैं, यहाँ पर जो खाने पीने के तरीके हैं वो भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जुड़े हुए हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग आपको इतिहास में लेके जाएंगे और इतिहास के संदर्भ में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है कि चौथी शताब्दी में कुंभुज राज्य की स्थापना हुई और वहाँ पर एक भारतवंशीय राज्य बनाया गया। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि कंबोडिया नामक ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चौथी शताब्दी में, है ना, यानी कि आप देखते हैं कि चौथी शताब्दी के अंतर्गत मुख्य तौर पर क्या किया गया, आज से लगभग 1400 साल पहले की बात हो रही है, काफ़ी साल पुरानी बात है। तो आप देख पा रहे हैं कि कंबोडिया के अंतर्गत क्या किया गया, एक नए राज्य को स्थापित किया गया था। उस समय उसे कंबोडिया नहीं कहा जा रहा था, इसे कुंभुज राज्य कहा जाता था। और यहाँ पर एक भारतवंशी, भारत से ही आए हुए राजा थे जिन्होंने इस इलाके को बसाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका कुंभुज इलाका रहा, जिसे हम लोग वर्तमान समय में कंबोजिया कह रहे हैं, यहाँ पर हमें भारतीय संस्कृति मुख्य तौर पर दिखती थी। और आप देखते हैं कि फिर 12वीं शताब्दी आती है, तो चौथी शताब्दी में, है ना, चौथी शताब्दी में आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर, यानी कि सन 400, अभी हम सन 2023 में है ना, यानी और हम देखते हैं कि सन 400 के आसपास, सन 500 के आसपास क्या किया गया था, इस क्षेत्र को बसाया गया था। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि सन 1200 के आसपास, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं कि इस इलाके में एक राजा आए हैं जिनका नाम है राजा सूर्यवर्मा। राजा सूर्यवर्मा ने क्या किया दोस्तों, एक मंदिर को बनाया जिसको कहा जाता है अंकोर मंदिर। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंकोर मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर भी इसे कहा जाता है, अंकोर वाट। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर। तो ये जो अंकोर वाट का मंदिर है, ये मुख्य तौर पर हमें कंबोडिया में दिखता है। बहुत ही खूबसूरत ये टेम्पल है और ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एक हमें मंदिर दिखता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी आते आते, यानी कि सन 1600 के आसपास, मुख्य तौर पर क्या होता है कि ये जो हमारा कुंभुज इलाका था या फिर जो कुंभुज राज्य था वो टूट जाता है। कुंभुज जो क्षेत्र था वो टूट जाता है और उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे राजाओं की उपस्थिति होती दिखने लगती है। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये जो कुंभुज आपका क्षेत्र रहा, ये जो आप, जिसे हम लोग आज के समय में कंबोडिया कह रहे हैं, है ना, तो इस पर आप देखते हैं कि दूसरे देशों के लोगों की नज़र पड़ने लगी थी। जैसे भारत पर आप देखते हैं कि बहुत से दूसरे देश के लोग आए गए थे, यूरोप के लोग आ गए थे। कौन कौन से यूरोप के लोग आए थे, जैसा आपको पता है दोस्तों कि बहुत से पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसी, इन सभी लोगों ने क्या किया, 1498 आते आते ये सभी देश के जो लोग थे, यूरोप के अलग अलग देशों के जो ये लोग थे, ये आने लग जाते हैं। कहाँ पर आने लग जाते हैं, आप देखते हैं कि हमारे हिंद चीन वाले इलाके में आने लग जाते हैं। कैसे आ रहे हैं, चलिए इसको मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये आपके सामने मैंने वर्ल्ड मैप रख दिया है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा फ्रांस। ठीक है जी, ये है फ्रांस। उसी के साथ आप देखते हैं कि ये है स्पेन। ठीक, और यहीं पर हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये रहा हमारा पोर्चुगल। ठीक है जी, जी हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इन देशों से मुख्य तौर पर बड़े बड़े नाविक निकला करते थे और ये समुद्री यात्रा करते हुए आपको दिखता था कि इस इलाके के अंदर पहुंचा करते थे। और ये जो पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र है, यही था हमारा हिंद चीन का इलाका। इसी में हमारा लाओस है, कंबोडिया है और उसी के साथ आप देखते हैं कि वियतनाम है। तो मुख्य तौर पर जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं कि ये लोग पहुंचे, जैसे आप देखते हैं कि अंग्रेज लोग भारत में पहुंचे, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि बहुत से व्यापारी लोग आगे की तरफ भी गए, आगे के इलाकों में भी गए और फिर इन इलाकों में पहुंचकर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इनको अपने कब्जे में किया। ठीक है, और इनकी शुरुआत कब से हो गई थी दोस्तों, हमने देखा कि 1498 से आप देखते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी थे, यूरोप के अलग अलग देशों के जो व्यापारी थे, वो आपको मुख्य तौर पर क्या दिखता है, आने लगे थे हिंद चीन वाले हमारे इलाके के अंतर्गत। अच्छा, अब मुख्य तौर पर हमने ये देखा कि भैया अलग अलग यूरोप के देशों के जो लोग थे वो आपको हिंद चीन वाले इलाके में आते हुए दिख रहे हैं। हमने देखा कि अंग्रेज लोग भी आ रहे हैं, पुर्तगाल के लोग भी आ रहे हैं, डच लोग भी आ रहे हैं और फ्रांस के लोग भी आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं एक चीज़, वो क्या दोस्तों कि ये जो फ्रांसीसी लोग थे ना, फ्रांसीसी लोग जो फ्रांस देश से आए थे, ये यहाँ पर बस जाते हैं। जैसे भारत पर भी बहुत से यूरोप के अलग अलग देशों के लोग आए थे, भारत पर भी फ्रांस के लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी थी, पुर्तगाल के लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी थी और ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज़ों ने भी कब्जा करने की कोशिश करी थी। लेकिन अंग्रेज़ कब्जा कर चुके थे भारत पर और उन्होंने दूसरे यूरोपीय लोगों को भगा दिया था।
कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर, कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि हिंद चीन के इलाकों में होता है। हिंद चीन के अंदर फ्रांस के जो लोग थे ना वो पहले पहुंच जाते हैं और वही लोग मुख्य तौर पर हिंद चीन का जो पूरा इलाका था उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो फ्रांसीसी लोग थे ये मुख्य तौर पर क्या कर लेते हैं, अपना कब्जा बना लेते हैं पूरे के पूरे हिंद चीन के इलाके पर, है ना। तो 20वीं सदी तक आते आते, 20वीं सदी का तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर कि सन 1900 के आसपास की बात है, उस समय तक अधिकतर जो हमारा हिंद चीन का इलाका था उस पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया था, ऐसे ही आप देखते हैं कि जो हमारा ये हिंद चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का इलाका था, इस पर कब्जा कर लिया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा या फिर फ्रांस के लोगों के द्वारा। अच्छा, ये जो फ्रांस है ये हिंद चीन को उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों, उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम, है ना, गुलाम, है ना। आप देखें कि ये जो फ्रांस के लोग थे इन्होंने जो हिंद चीन का ये जो हमारा इलाका था इसको गुलाम बनाने के पीछे ब्रिटिश डच कंपनियों के साथ लड़ाई करी। देखिए जब यूरोप के ये अलग अलग देशों के लोग आए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पीछे मानचित्र से दिखाता हूं कि जब यूरोप के अलग अलग देशों के लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, तो भैया सभी चाहते थे कि हम यहाँ पर कब्जा कर लें, है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लड़ाइयाँ होने लगी, फ्रांस भी चाह रहा है कि कब्जा कर ले, उसी के साथ देखा जा रहा है कि भैया डच लोग भी चाह रहे हैं कि कब्जा कर लें, उसी के साथ ये जो पुर्तगाल के जो लोग थे ये भी चाह रहे हैं कि भैया जी हम भी कब्जा कर लें। तो हर इलाके के, यूरोप के इन अलग अलग देशों के लोग हमारे हिंद चीन के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फ्रांस के जो सैनिक थे वो ज़्यादा शक्तिशाली थे और ये जो फ्रांस के सैनिक थे ये अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और ये मुख्य तौर पर क्या कर लेते हैं, बाकी जो दूसरे क्षेत्रों के आपको दिखते हैं कि लोग थे उनको हटा देते हैं, है ना, हटा देते हैं और उनसे उनको भगा देते हैं। अच्छा, देखा जाए हमारे प्यारे भारत के अंदर, तो हमारे प्यारे भारत में भी जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी, है ना। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मुख्य तौर पर फ्रांस के इन लोगों ने हिंद चीन वाले इलाके को तो कब्जे में कर लिया था। इनकी ख्वाहिश थी फ्रांसीसियों की कि जैसे हिंद चीन को कब्जे में कर लिया वैसे ही भारत को भी अपना गुलाम बना लो, अपना उपनिवेश बना लो। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर भारी पड़े थे और अंग्रेजों ने क्या किया था, मुख्य तौर पर उनको यहाँ पर टिकने नहीं दिया था। तो फ्रांसीसियों ने, फ्रांस के लोगों ने भारत से कच्चे माल को प्राप्त करने की कोशिश करी थी, भारत को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाए थे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूरी है कि मुख्य तौर पर कि ये जो जितने भी फ्रांस के लोग थे, क्या है दोस्तों, जितने भी ये फ्रांस के लोग थे जिन्होंने मुख्य तौर पर अपने आप को हिंद चीन में बसा लिया था, ये हिंद चीन में आकर क्या हो गए थे दोस्तों, आप देखते हैं कि बस गए थे। और लाओस हुआ, कंबोडिया हुआ, वियतनाम हुआ, ये जो पूरा हिंद चीन का इलाका था इसको कब्जे में कर लिया था। अब कब्जे में कर लिया, कब्जे में करने की वजह क्या थी दोस्तों, कब्जे में करने की वजह थी ये आप जो देख पा रहे हैं कि भैया इनको चाहिए था यहाँ से कोयला, इनको चाहिए था यहाँ से जस्ता, इनको चाहिए था यहाँ से क्रोमिनियम और रबड़। तो इस इलाके में बड़ी मात्रा में बहुत अच्छे प्राकृतिक संसाधन थे। कोयला जो उस समय बहुत ज़बरदस्त तौर पर विश्व के अंदर मांग रखता था, तो कोयला हुआ, जस्ता हुआ, हर एक चीज़ से आप देखते थे कि ये हिंद चीन का इलाका भरा हुआ था और फ्रांस के लोगों ने यहाँ से इस पूरे के पूरे क्षेत्र का दोहन करना शुरू कर दिया और किसानों से ज़बरदस्ती क्या कराया करते, वो ऐसी फसलों को उगवाते जिससे फ्रांस के लोगों का फ़ायदा हो सके और किसानों को नुकसान होता था तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी के साथ साथ आप देखें कि ये जो फ्रांसीसी लोग थे इन्होंने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहरों की व्यवस्था की, है ना। ऐसा नहीं दोस्तों कि मुख्य तौर पर सिर्फ उन्होंने लूटा। अब देखो भैया, अगर आपको कहीं से उत्पादन बढ़ाना है, अगर आपको कहीं से कोई सामान प्राप्त करना है तो आपको वहां पर अच्छी फैसिलिटीज भी तो देनी पड़ेंगी ना, वहां के किसानों को कुछ सुविधाएं भी तो देनी पड़ेंगी ताकि वो ज्यादा उत्पादन कर सकें। तो फ्रांस के लोगों ने हिंद चीन के इलाकों में ना चाहते हुए भी आप देखते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए क्या किया, आप देखते हैं कि नहरों को बसाया ताकि हर एक अंदर के क्षेत्र तक क्या किया जा सके, पानी को पहुंचाया जा सके। तो मुख्य तौर पर फ्रांस के इन लोगों ने हिंद चीन के इलाकों के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि पानी की व्यवस्था को मजबूत किया और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि जब बहुत अच्छी मात्रा में पानी की उपस्थिति हुई तो साल 1931 आते आते जो वियतनाम इलाका है, जो वियतनाम देश है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, आप क्या देखते हैं दोस्तों, ये गेहूं उत्पादक देश बन गया, है ना। तो मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि जो अनाज का उत्पादन साल 1931 में हो रहा था उसमें तीसरे नंबर पर वियतनाम आ रहा था, क्योंकि बड़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर आबो हवा थी, यानी कि यहाँ का जो पूरा का पूरा आप देखते हैं कि वातावरण था वो बहुत अच्छा था और उसी वजह से वातावरण के अच्छे होने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर नहरों की अच्छी मौजूदगी होने की वजह से ज़्यादा उत्पादन इस इलाके के अंतर्गत होता गया और फ्रांस के लोगों को आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर फायदा होता गया। अब
मुख्य तौर पर आप देख रहे हैं कि अब फ्रांस के लोगों को समझ में आ गया कि भाई यहाँ से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ गेहूं चावल का उत्पादन कर सकते हैं। फिर क्या किया जाता है दोस्तों, फ्रांस के लोगों के द्वारा इस क्षेत्र के अंदर रेल के नेटवर्क को बिछाया जाता है। रेल नेटवर्क ये लोग क्यों बिछा रहे हैं? क्या ये लोग हिंद चीन के लोगों की मदद करने के लिए आए हैं? ऐसा नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि हम हिंद चीन के अंदर से अंदर तक के इलाके में जा सकते हैं और वहां से संसाधन को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने फायदे के लिए आप देखते हैं कि इन्होंने हिंद चीन के इलाकों में सड़कों को बिछाया, उसी के साथ रेल के नेटवर्क को बिछाया, है ना। जो किसान थे और जो मजदूर थे उससे इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। सड़कों के बिछ जाने से मुख्य तौर पर सिर्फ फ्रांस के ही लोगों का फायदा हो रहा था। और ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था बनी हुई थी, ये कैसी थी दोस्तों? एक शोषक व्यवस्था थी। यहाँ पर जो हिंद चीन के लोग थे उनको बस लूटा ही जा रहा था, उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये जो फ्रांसीसी थे ना, ये शिक्षा में भी क्या कर रहे थे? मुख्य तौर पर बहुत ही बदलाव ला रहे थे, है ना। ये क्या कर रहे थे? ये मुख्य तौर पर फ्रांस के लोगों ने जब हिंद चीन के इलाकों पर कब्जा किया, इनके संसाधनों पर कब्जा कर लिया, इनके किसानों से अपने हिसाब से खेती करवा रहे हैं और अपने फायदे के लिए चीज़ों को बना रहे थे। अब इस इलाके के अंदर, हिंद चीन के इलाके के अंदर जो संस्कृति थी उसको भी आप देखते हैं कि फ्रांस के लोगों ने थोड़ा बहुत प्रभावित किया। अब देखते हैं कि जो स्थानीय लोग थे उन्हें शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया। फ्रांस के लोगों को समझ में आ गया था कि भैया अगर हमने इनको पढ़ने दिया, क्योंकि देखो एक शिक्षित व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, उसे पता होता है कि क्या चीज़ सही है या फिर क्या चीज़ गलत है ना। और हिंद चीन के इलाकों में पढ़ाई हुआ करती थी, ये लोग पठन के कार्य में मौजूद थे, पढ़ना लिखना ये लोग जानते थे। और आप देखते हैं कि फ्रांस के लोगों को समझ में आया कि इनको पढ़ाई में पीछे करना पड़ेगा और आप देखते हैं कि बहुत सारी कोशिश की गई और उनको शिक्षा से दूर करने के प्रयास किए जाते थे। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता था किसी भी स्कूल के अंदर तो उसको जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वो आगे ना बढ़ सके, है ना। एक बार आप फेल कर देंगे, दूसरी बार फेल कर देंगे, चाहे वो बच्चा पेपर सही दे रहा है, लेकिन फ्रांस के लोगों का मानना था कि अगर हमने इनको पढ़ने दिया तो इनको समझ में आ जाएगा, ये अधिकारों की मांग करेंगे और फिर हम राज नहीं कर सकते। तो अपने फायदे के लिए उन्होंने मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि इनकी शिक्षा को भी प्रभावित किया बहुत ज़बरदस्त तौर पर। अब हनोई कर एक विश्वविद्यालय था, है ना, हनोई कर एक विश्वविद्यालय था, इसको बंद कर दिया गया। हनोई कर जो विश्वविद्यालय था उसका चित्र आपके सामने है, उसे बंद कर दिया गया। और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य तौर पर क्या हुआ था कि जो बच्चे पढ़ने वाले इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले लोग थे, जो बच्चे थे, वो इस शोषण के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो फ्रांस है और उसी के साथ साथ ये जो फ्रांस की नीति है ये गलत है, यहाँ पर हमें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो जो हनोई विश्वविद्यालय के बच्चे थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ही आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर बंद कर दिया। अब आगे का घटनाक्रम क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं। साल आ जाता है 1905, ठीक है। और साल 1905 में ये जो जापान था ये मुख्य तौर पर क्या करता है, रूस को हरा देता है और उसके बाद हिंद चीनियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन जाता है ना। तो जापान जो था वो मुख्य तौर पर अगर आप देखें कि हिंद चीन वाला जो इलाका है उसी के बराबर में एक छोटा सा देश है जापान, है ना। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के बराबर में ही एक देश होता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि जापान होता है। और जापान पर भी आप देखते हैं कि रूस ने कब्जा करा हुआ था। जापान छोटा सा देश था, रूस बड़ा सा देश था, लेकिन इन छोटे से जापानियों ने जब रूस को हरा दिया तो हिंद चीन के जो इलाके के लोग थे उन्हें समझ में आया कि जब जापान रूस को हरा सकता है तो हम क्यों फ्रांस को नहीं हरा सकते। अब एक प्रकार से आप देखते हैं कि विश्वास हिंद चीन के लोगों में आने लग जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, हिंद चीन के जो रहने वाले लोग थे उनको विश्वास आने लग जाता है कि जब जापानी लोग रूस को हरा सकते हैं तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, हम फ्रांस को क्यों नहीं हरा सकते। और बहुत से छात्रों ने क्या किया, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। यानी कि सबसे पहले जो वियतनाम कर जो क्षेत्र था वहाँ पर वियतनाम को आज़ाद कराने की, फ्रांस से अलग एक इलाका बने, इसको लेकर वहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या किया वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। अब मुख्य तौर पर समय गुजरता चला जाता है और साल क्या आ जाता है दोस्तों, साल आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध का। यानी कि साल 1914 से साल 1918 का ये जो समय था जिसमें दुनिया के हर एक देश को प्रभावित किया हुआ था। आप देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हजारों स्थानीय लोग थे इनको फ्रांस की सेना में भर्ती किया गया था। जैसे अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था और हमें अपनी सेना में शामिल कर युद्ध में ले गए थे प्रथम विश्व युद्ध में लड़वाने के लिए यूरोप में, कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि हिंद चीन के इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था। तो फ्रांस ने भी यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती अपनी सेना में शामिल किया और उनको प्रथम विश्व युद्ध में लड़वाने के लिए ले गए थे।
और इसी के साथ आप देखते हैं कि उन्हें फ्रांस में क्या कहा गया था, बेगार किया जाता। बेगार का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति से काम करा रहे हैं लेकिन उसको कोई मेहनताना नहीं दे रहे। जैसे मैं अगर आपके यहाँ पर काम करूं तो आपके यहाँ पर काम करने के बाद मुझे 1 महीने बाद कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, है ना। लेकिन आप देखें कि मुख्य तौर पर ये जो जितने भी लोग थे जो फ्रांस की सेना में भर दिए गए थे, फ्रांस की सेना में इनको शामिल कर दिया गया था, क्या इनको कोई पैसा मिल रहा था? नहीं, बस इनको लड़वाने के लिए ले गया था, इनको बेगार बना दिया गया था एक प्रकार से, कि इनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था, इनको गुलाम बनाकर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ले जाया गया था फ्रांस की सेना में, है ना। तो और बड़े स्तर पर आप देखने लगे कि फिर जो हिंद चीन के ये जो लोग थे ना, उनमें गुस्सा भरने लगा कि एक तो हमारे पर राज करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारी शिक्षा को ख़राब करते हैं, हमें पढ़ने नहीं देते हैं, और उसी के साथ साथ फिर अब हमें युद्ध में भी शामिल कर रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती इस लड़ाई में शामिल कर रहे हैं जो इनकी थी भी नहीं, हिंद चीन वाले लोगों की। और इसी वजह में आप देखते हैं कि युद्ध की प्रथम पंक्ति में देखो कितने चालाक लोग थे। फ्रांस के लोग जब भी लड़ने जाते थे तो युद्ध में जब लड़ाई होती तो सबसे पहले क्या किया जाता था, जो फ्रेंच लोग हैं, जो फ्रांस के मूल निवासी हैं, वो लड़ाई में एकदम पीछे खड़े होते थे। हिंद चीन के ये जो लोग थे इनको हमेशा आगे रखा जाता था ताकि यही बड़ी संख्या में मरें, तो इनको बस मरने के लिए लेके जाया जाता था, है ना। इनका उद्देश्य यही था कि भैया तुम जाओ और जाकर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाओ, फ्रांस के नाम पर मर जाओ। अब इन सभी बातों से आप देखते हैं कि जो हिंद चीन का पूरा इलाका रहा था, यहाँ पर लोगों में गुस्सा भरने लगा था। और इसी वजह से आप लोग क्या देखते हैं कि सन 1914 आते आते जब विश्व युद्ध एकदम चरम पर था, विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो वियतनाम में मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, एक राष्ट्रवादी दल बनाया जाता है और इस राष्ट्रवादी दल की एक मीटिंग होती है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि सन 1914 में मुख्य तौर पर एक दल बनाया जाता है और ये दल मुख्य तौर पर क्या करता है, ये जो पूरा का पूरा हिंद चीन का इलाका है इसकी आज़ादी की कोशिश की मांग करता है। अच्छा, फ्रांस जो था, जब उसे पता चलता है कि भैया जी वियतनाम के अंदर कुछ ऐसे ही एक ग्रुप बना दिया गया है जो आज़ादी की कोशिश कर रहा है, तो फ्रांस जो था अपनी सेना का प्रयोग कर कर मुख्य तौर पर जनता के द्वारा किए जा रहे इस ग्रुप को क्या कर देता है, दबा देता है और जनता की जो हालात थी उसको और बर्बाद करता है। फ्रांस अपनी बर्बरता और दिखानी शुरू कर देता है। तो फ्रांस ने मुख्य तौर पर, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, भारत को अपमानित किया है, भारत को लूटा है, कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि फ्रांस के द्वारा वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में बड़े स्तर पर किया गया है। समय गुजरता चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि साल आ जाता है 1917 और साल 1917 में दोस्तों एक चीज़ हमें आती हुई दिखती है कि एक वियतनामी छात्र थे और ये वियतनामी छात्र मुख्य तौर पर क्या करते हैं, ये पेरिस में ही थे, ये फ्रांस में ही पढ़ने गए हुए थे, ठीक है। थे ये कहाँ के दोस्तों, थे ये वियतनाम के। वियतनाम से ये कहाँ गए थे, पेरिस, फ्रांस में ही पढ़ने के लिए गए थे। तो वहाँ पर ये इनको समझ में आ जाता है कि भाई हमारा देश फ्रांस ने कब्जा करा हुआ है, हमें विश्व युद्ध के अंदर ये लेके जा रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, हमारी शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये जो एक छात्र थे जिनका नाम था हू चू मिन, इनका चित्र आपके सामने है। तो मिस्टर हू चू मिन क्या करते हैं, साल 1917 के अंदर फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर एक ग्रुप बनाते हैं और ये जो ग्रुप था ये मुख्य तौर पर क्या करता है, ये वियतनाम की आज़ादी की कोशिश करता है। क्या करता है दोस्तों, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये पूरा का पूरा जो ग्रुप था ये वियतनाम की आज़ादी की कोशिश करता है। समय गुजरता है, समय आता है साल 1925 और ये जो साल 1925 में ये जो वियतनामी क्रांतिकारी लोग थे ये मुख्य तौर पर अब सैनिक प्रशिक्षण भी लेने लग जाते हैं, है ना। तो साल 1917 में इन्होंने अपना ग्रुप बनाया। साल 17 में ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू करी कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है और साल 1925 तक आते आते अब इन्होंने अपने साथियों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। समझ में आ गया था कि अब तो लड़ाई आर और पार की होगी, हथियार उठाने होंगे और फ्रांस के लोगों को अपने देश से लड़कर भगाना होगा, है ना। और धीरे धीरे आप देखते थे कि इन लोगों के दिल में गुस्सा भरता चला गया और अब ये बड़े स्तर पर क्या थे, फ्रांस को अपने देश से हटाने के लिए तत्पर थे कि भैया हमारे देश से फ्रांस को हम भगा कर रहेंगे, वियतनाम को आज़ाद करा कर रहेंगे। फिर दोस्तों घटना बढ़ती है आगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, फिर घटना आ जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। साल 1939 से साल 1945 ये जो समय था ये मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि वियतनाम को और बड़े स्तर पर क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए, है ना। तो साल 1939 से साल 1945 तक दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुस जाती है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो देश थे वो विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो जाते हैं और इसका असर वियतनाम पर भी हमें दिखता है ना। आप देखते हैं कि जो जापान था ये क्या करता है दोस्तों, ये आत्मसमर्पण कर देता है और फ्रांस की कमजोरी की स्थिति का लाभ उठाते हुए वियतनाम भी ऐसे ही कोशिश करता है। तो मुख्य तौर पर आप देखें कि ये जो जापान था ये पड़ोसी देश है वियतनाम का, है ना, पास में ही पड़ता है। अब ये जो जापान था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हारने लग जाता है,
ये दूसरे बड़े देशों से लड़ रहा था। तो जो जापान था ये मुख्य तौर पर क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि इस युद्ध के अंदर कमज़ोर होता है। और जो फ्रांस था उसके भी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, है ना। तो जापान का हारना और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो फ्रांस था, है ना, ये जो युद्ध के अंदर शामिल हुआ था, ये भी लड़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और फ्रांस ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि फ्रांस की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि युद्ध में लड़ने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, हथियार चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं। उतने ज़्यादा सैनिक और हथियार फ्रांस के पास मौजूद नहीं थे। अब ये जो वियतनाम के लोग थे ना भैया, इनको समझ में आ गया कि हमें क्या करना होगा भैया, हमें अपने आप को, ये अच्छा मौका है, फ्रांस यहाँ पर हमें कमज़ोर दिख रहा है, क्यों ना अब हम लोग क्या कर लें, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लें, और ये अच्छा मौका है कि हम अपने देश को फ्रांस से अलग कर लें। तो एक अच्छा मौका यहाँ पर मिलता है और मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की आज़ादी की घोषणा कर दी जाती है। क्या कह दिया जाता है कि भैया जी वियतनाम आज़ाद हो गया, अब फ्रांस का यहाँ पर शासन नहीं होगा, ये बात हो जाती है। और सरकार के, और जब देश के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, देश के अंदर जो सरकार बनाई जाती है ना, जो देश को चलाएगी, उसके प्रधान बनाया जाता है किसको, उसी स्टूडेंट को, हो ची मिन, जो मैंने बताया था ना मिस्टर, जिन्होंने ग्रुप बनाया था पेरिस के अंदर, उन्हीं को क्या किया जाता है, देश का प्रधान बनाया जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, फिर मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो ब्रिटेन था, हॉलैंड था, अमेरिका था और फ्रांस था, वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं, दोबारा से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने मुख्य तौर पर ये देखा कि फ्रांस जो था उसका जो राजपाट था वो ख़त्म हो जाता है। कहाँ पर ख़त्म हो जाता है दोस्तों, आपने देखा कि वियतनाम के अंदर ख़त्म हो जाता है और वियतनाम आपको स्वतंत्र होता हुआ दिख जाता है 2 सितंबर 1945 को। अब आगे की कहानी क्या होगी, क्या वियतनाम तेज़ी से आगे बढ़ता चलेगा, क्या वियतनाम के अच्छे दिन आ गए हैं, क्या वियतनाम अब एक आज़ाद देश के तौर पर रहेगा, या फिर और भी दुश्मन देश हैं जो वियतनाम पर नज़र डाले हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे की कहानी आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद आप देखते हैं कि जो अंग्रेज थे, अमेरिका था, ये दोबारा से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और ये दोबारा से कुछ देशों को गुलाम बनाने की सोच रखते हैं। और इसी का आप देखते हैं कि परिणाम होता है कि वियतनाम को दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। किनके द्वारा, चलिए आगे बताते हैं आपको, है ना। अब देखिए मुख्य तौर पर क्या हुआ कि जो फ्रांस था फ्रांस जो था दोस्तों, आप देखते हैं कि वो मुख्य तौर पर ज़्यादा लंबे समय तक मजबूत नहीं रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि जो फ्रांस था उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है और जो वियतनाम था उसको आज़ादी प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर कि एक चीज़ होते हुए दिखती है, और वो क्या है दोस्तों, कि जो वियतनाम के लोग थे इन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए सिर्फ मौका नहीं देखा। ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं हुई, जैसे हमने बताया था कि वियतनाम के लोगों ने अपने आप को सैनिक प्रशिक्षण दिए थे, तो वियतनाम के लोगों ने मुख्य तौर पर क्या किया था, गुरिल्ला वॉर को लड़ा था। गुरिल्ला वॉर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुख्य तौर पर छुपकर हमला करना। जब फ्रांस की सेना जा रही होती थी वियतनाम के अंदर से, तो वियतनाम के जो सैनिक थे, स्टूडेंट्स थे, ये छुप कर हमला किया करते थे। और आप देखते थे कि जो फ्रांस के लगभग 16,000 से भी ज़्यादा जो सैनिक थे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम इन वियतनामियों को हराएं कैसे। ये इतने अच्छे सैनिक थे वियतनाम के, जो बहुत ज़बरदस्त तौर पर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने को पूरे तौर पर तत्पर थे, है ना। और इसी के साथ आप देखते हैं कि वियतनाम लोगों का ये जो जज्बा था, इसी की मदद से और फ्रांस की कमज़ोर होती स्थिति की वजह से जो वियतनाम था उसको आज़ादी प्राप्त होती है। और वियतनाम के अंदर क्या होता है दोस्तों, वियतनाम के अंदर एक साम्यवादी व्यवस्था लागू होती है। वियतनाम के अंदर लोकतंत्र नहीं आता है ना। वहाँ पर क्या होता है, साम्यवादी व्यवस्था, यानी कि देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो सब में बराबरी से बांटे जाएंगे, इस प्रकार की सोच को रखा जाता है। और वियतनाम आज़ाद हो चुका होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब आगे के घटनाक्रम में क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर जब मुख्य तौर पर आप देखें कि दुनिया के अंदर ना देशों को चलाने के दो तरीके हैं। किसी भी देश को चलाने के दुनिया के अंदर दो तरीके हैं। एक कहलाती है क्या दोस्तों, एक कहलाती है पूंजीवाद। ध्यान से सुनिएगा, पूंजीवाद वाली व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था जिसे हम लोग कहते हैं। और दूसरी क्या कहलाती है दोस्तों, दूसरी वाली कहलाती है हमारी साम्यवादी व्यवस्था। क्या कहलाती है दोस्तों, साम्यवादी व्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आगे का सारा घटनाक्रम इन्हीं दो बातों पर टिका हुआ है। माफ कीजिएगा, ठीक है। तो दुनिया के अंदर किसी भी देश को चलाने की या फिर उस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के दो मुख्य तरीके हमें दिख रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर मुख्य तौर पर होता क्या है दोस्तों, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जितने भी बाजार होते हैं ना, वो पूरे तौर पर आपको क्या दिखते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी कि आज़ाद होते हैं।
आप जितना उगाना चाहो उगाओ, जितना पैदा करना चाहो पैदा करो, कोई रोक टोक नहीं है। वहीं साम्यवादी व्यवस्था के अंदर हर चीज़ पर सरकार नज़र रखती है, और साम्यवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। जैसे रूस हुआ, क्या है दोस्तों, जैसे रूस है ना, रूस, वहाँ पर हमें साम्यवादी व्यवस्था दिखती है। ऐसे ही हमारा वियतनाम में भी हमें साम्यवादी व्यवस्था दिख रही है, क्यूबा में भी साम्यवादी व्यवस्था है, जहाँ पर लोगों का कल्याण हो, ये उद्देश्य होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार खुले होते हैं, जितना पैसा बनाना है बनाओ, और यहाँ पर व्यापारियों का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, भाई मुनाफा कमाओ, समाज का कल्याण, लोगों का भला करना नहीं होता। अमेरिका के अंदर आप देखते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था हुआ करती थी। अब जब वियतनाम आज़ाद हो गया, और वियतनाम के आज़ाद होने के बाद वियतनाम ने साम्यवादी व्यवस्था को चुना, यानी कि रूस वाली व्यवस्था को चुना, जो रूस में चला करती थी, तो अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि अमेरिका का जो दुश्मन था वो रूस था। और इसी वजह से अब आप देखते हैं कि अमेरिका वियतनाम के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, और अमेरिका वियतनाम को तबाह करने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि वियतनाम जो है वो साम्यवादी व्यवस्था की तरफ जा रहा है, जिसमें जो संसाधन होंगे वो सब में बराबरी से बांटे जाएंगे, सरकार का उद्देश्य कल्याण करना होगा, लोगों का भला करना होगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि अमेरिका जो था वो मुख्य तौर पर क्या करना शुरू कर देता है, हिंद चीन में मुख्य तौर पर क्या करता है, हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर साम्यवादी व्यवस्था बने, वो चाहता है सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था, कि बाजार बाजार बनते रहें, और जिस तरीके से अमेरिका देश को चला रहा है वैसे ही पूरी दुनिया में सब बाजारों को चलाएं। इस विचारधारा को अमेरिका आगे बढ़ाना चाह रहा था, और उसकी नज़र अब वियतनाम पर पड़ चुकी थी। फिर क्या होता है दोस्तों, समय आ जाता है 1954, 1954, और जिनेवा नामक एक इलाके में एक समझौता होता है, जिसे जिनेवा समझौता कहा जाता है। और इसके तहत पता है क्या किया जाता है, जो वियतनाम था ना उसको दो भागों में बांट देता है। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि भैया मुझे ना किसी तरीके से वियतनाम को कमज़ोर करना होगा, और 1945 में, यानी कि साल 1945 में जब आज़ाद हो गया था वियतनाम, उसी के बाद से वियतनाम ने साम्यवादी व्यवस्था को चुना था। तो और अमेरिका को इस बात की परेशानी थी, और जब साल 1954 में जिनेवा नामक इलाके में मीटिंग होती है, तो वहाँ पर अमेरिका अपनी पावर के दम पर क्या कर देता है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो वियतनाम था उसको दो टुकड़ों में बंटवा देता है। क्या कर देता है, मुख्य तौर पर अमेरिका वियतनाम को दो भागों में बंटवा देता है, और लाओस और कंबोडिया को एक राजतंत्र के तौर पर घोषित कर देता है। तो जो पूरा का पूरा हिंद चीन का इलाका था उसकी पूरी कहानी आप देखते हैं कि पलट जाती है, और वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाता है, और लाओस और कंबोडिया में कहा जाता है कि यहाँ पर भैया राजतंत्र चलता रहेगा, है ना। वियतनाम को दो भागों में बांट देता है अमेरिका, और लाओस और कंबोडिया में राजतंत्र की मान्यता दी जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों मुख्य तौर पर क्या पूरा का पूरा खेल चलता है ना। यहाँ पर हम लोग कंबोडिया की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। साल 1954 में जब जिनेवा समझौता हुआ, और जिसके तहत वियतनाम को दो देशों के अंतर्गत आप देखते हैं कि बांट दिया गया, और उसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो लाओस और कंबोडिया था वहाँ पर कह दिया गया कि यहाँ पर अब राजाओं का राज होगा। फिर हम देखते हैं कि साल 1954 में स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया, आज़ाद राष्ट्र बनाया गया, और ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम क्या है दोस्तों, नरोत्तम सिंघानुक को कंबोडिया नामक क्षेत्र का राजा बनाया गया, इनको कंबोडिया का राजा बना दिया गया, है ना। परंतु इन्होंने ये कह दिया कि भैया जी इनको ना अमेरिका का प्रभाव पसंद नहीं था। अमेरिका को लगा कि भैया हमने इनको राजा बना दिया है तो ये हमारे हिसाब से चलेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया, ये हमारा देश है कंबोडिया, हम यहाँ के राजा बना दिए गए हैं, अब हम अपने देश को अपने हिसाब से चलाएंगे। और उन्होंने अमेरिका का जो क्या था प्रभाव था उसको स्वीकार करना बंद कर दिया। और इसी के स्वरूप में आप देखते हैं कि अमेरिका में 1969 में 1959 में क्या कह दिया, कंबोडिया में जो जहाज़ों द्वारा मुख्य तौर पर जहर की बारिश करनी शुरू कर दी। इतना खतरनाक आप देखते हैं कि कार्य किया गया अमेरिका के द्वारा कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि नरोत्तम जी ने मुख्य तौर पर क्या किया, ये कह दिया कि हमारे देश के अंदर अब फैसले सिर्फ हम ही लेंगे, अमेरिका हमारे देश के अंदर कोई हस्तक्षेप ना करे। तो अमेरिका इस बात से जला हुआ था, और 1969 में आप देखते हैं कि कंबोडिया जैसे छोटे देश पर इन्होंने क्या किया, अपने जहाज़ों के जरिए क्या किया, आप देखते हैं कि जहर की बारिश करा दी, और जो रबड़ की खेती इस इलाके के अंदर हुआ करती थी उसको नष्ट कर दिया, और इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। कंबोडिया का ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था आप देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये जो अमेरिकी षड्यंत्र था ये साल 1970 में और तेज़ी के साथ बढ़ने लगा, और मुख्य तौर पर क्या किया गया, अमेरिका ने कंबोडिया के अंदर जो सिंघानुक जी थे, जो राजा जी थे, उनको सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश की। और मुख्य तौर पर क्या किया, कंबोडिया में अमेरिका ने अपने लोगों को भरना शुरू किया कि तुम्हारे राजा अच्छे नहीं हैं, इसको हटाओ, इसको ये बेकार राजा है। और मुख्य तौर पर क्या किया, कंबोडिया के अंदर विरोध बढ़ाना शुरू कर दिया अमेरिका ने,
और सिंघानुक जी के खिलाफ क्या कर दिया, संघर्ष शुरू हो गया कि जो नरोत्तम सिंघानुक थे उनके खिलाफ आप देखते हैं कि कंबोडिया में बड़े स्तर पर क्या हो गया, खतरा खड़ा कराना शुरू कर दिया अमेरिका ने, है ना। अच्छा, कंबोडिया मुख्य तौर पर क्या है कि अब यहाँ पर क्या होने लगा, आप देखते हैं कि जो अमेरिकी सेना थी वो और उसी के साथ जो कंबोडियाई सेना थी उनके बीच में अब विरोध होना शुरू हो गया। तो अमेरिकी सेना थी वो मुख्य तौर पर क्या दिखता है दोस्तों, अमेरिका की जो सेना थी वो मुख्य तौर पर कंबोडिया पहुंचती हुई हमें दिख जाती है और बहुत लंबे समय तक यानी कि 1970 से साल 1975 तक 5 सालों तक ये युद्ध चलता है ना। ये 5 सालों तक ये गृह युद्ध चलता है। तो जो अमेरिका की सेना है वो कंबोडिया के जो विद्रोही हैं, जो राजा को हटाना चाहते हैं, जो देश का भला नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, वो मुख्य तौर पर क्या कर रहे थे, अमेरिकी सेना उनकी मदद कर रही थी। तो कंबोडिया के अंदर मुख्य तौर पर राजा को हटाने की कोशिश होती है जिसमें अमेरिका जो था वो विद्रोहियों की मदद करता है और 5 सालों तक आप देखते हैं कि ये गृह युद्ध चलता रहता है। और फिर साल 1975 में कंबोडिया का ये जो लड़ाई चल रही थी ये कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि रुकती है। और फिर 1978 में क्या किया जाता है, मुख्य तौर पर जो सिंघानुक जी थे वो संन्यास ले लेते हैं और कंबोडिया का नाम फिर बदलकर क्या रख दिया जाता है, कंपूचिया रख दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, 1978 में मुख्य तौर पर दोबारा से कंबोडिया को एकत्रित करने की कोशिश की जाती है जो सफल भी होती है दोस्तों। और आप देखते हैं कि फिर कंबोडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, कंपूचिया कर दिया जाता है। ठीक, अच्छा, जैसा आपको पता होगा दोस्तों कि जब 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था तो एक तो कंबोडिया को एक स्वतंत्र देश बना दिया था, वहाँ पर राजा को बिठा दिया था नरोत्तम जी को, जिन्होंने अमेरिका को पसंद नहीं किया। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि वियतनाम के भी 2 टुकड़े कर दिए थे अमेरिका ने, है ना, अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाना चाहता था और वो बताना चाहता था कि जो साम्यवादी देश हैं वो कमज़ोर देश हैं, इनको देश चलाने नहीं आते। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जिनेवा समझौता जो 1954 में हुआ था, इसके तहत वियतनाम को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, है ना, उत्तरी वियतनाम, है ना, और उसी के साथ आप देखते हैं कि दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम के अंदर मुख्य तौर पर साम्यवादी विचारधारा, है ना, साम्यवादी विचारधारा मतलब रूस जिस तरीके से देश को चलाता है, जहां पर संसाधन को सभी लोगों में बांटा जाता है और देश के अंदर जो सरकार होती है उसका उद्देश्य समाज कल्याण करना होता है, ऐसे देश को चलाया जा रहा था। वहीं वियतनाम का जो दक्षिणी भाग था वहां पर क्या किया गया, जिस तरीके से अमेरिका चलाता है ना पूंजीवादी व्यवस्था, उसको लागू किया गया। तो वियतनाम के 2 टुकड़े अमेरिका ने अपने प्रभुत्व से करा दिए थे जिनेवा समझौता में। दक्षिणी वाले इलाके में अमेरिका के हिसाब से देश को चलाया जाता था और आप देख रहे हैं कि उत्तरी वियतनाम के अंदर रूस की साम्यवादी विचारधारा से देश को चलाया जा रहा था। अमेरिका जो था वो वियतनाम में क्या था दोस्तों, साम्यवाद को ख़त्म करना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि ये जो साम्यवादी विचारधारा है जिसमें चीज़ों को सरकार बताती है कितना बनाओ, कितनी रकम तय करो, इसको अमेरिका पसंद नहीं करता था। वो दुनिया को बताना चाह रहा था कि भाई हम सबसे बढ़िया हैं, हम जिस तरीके से देश को चलाते हैं ना, हम अपने देश में पूंजीवादी व्यवस्था जिस तरीके से है कि जितना कमाना है कमाओ, लाभ होना चाहिए, लोगों का भला नहीं होना चाहिए, व्यापारियों का भला होना चाहिए, ये सबसे अच्छी व्यवस्था है, ये अमेरिका करना चाह रहा था और वो साम्यवादी व्यवस्था को वियतनाम से हटाना चाह रहा था। और इसी बात को ध्यान में रखकर 1964 में क्या हो जाता है दोस्तों, 1964 में मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, उत्तरी वियतनाम पर अमेरिका हमला करता है। उत्तरी वियतनाम मतलब जहां पर साम्यवादी सरकार है ना, उस पर अब आप देखते हैं कि अमेरिका की सेना आ जाती है। छोटा सा देश है दोस्तों, उस पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अटैक कर रहा है 1964 में। और ये युद्ध जो था दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बर्बरता दिखाता है इतिहास में, किसी बड़े से देश के द्वारा इतने से छोटे देश पर इतना ज़बरदस्त आक्रमण आप कभी होते हुए नहीं देखते। बात करते हैं वियतनाम युद्ध की। तो 1967 के अंतर्गत, साल 1967 के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अमेरिका था ना, उसने वियतनाम पर इतने बम बरसाए दोस्तों, इतने बम बरसाए जितने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी प्रयोग नहीं किए गए। जी हाँ, जब भी हम लोग वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा हथियार थे, बहुत ज़्यादा बमबारी हुई थी। जितनी बमबारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी उससे ज़्यादा तो अमेरिका ने एक छोटे से देश पर कर दी थी दोस्तों। वियतनाम पर इतने ज़्यादा बम गिराए गए थे, किसके द्वारा, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर अमेरिका के द्वारा। और उसी के साथ साथ जो वियतनामी थे वो साम्यवाद या फिर अन्य बातों के लिए नहीं लड़ रहे थे। अब वियतनाम के लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि भैया हमारे यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था हो या फिर पूंजीवादी व्यवस्था हो, अब तो देश की बात आ गई थी वियतनाम के अंदर। अब तो देश की बात आ गई थी कि कैसे अमेरिकियों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब वियतनाम के लोग देश को चलाने की अर्थव्यवस्था, चाहे पूंजीवादी हो या फिर साम्यवादी हो, इसको लेकर नहीं लड़ रहे थे। वो किस लिए लड़ रहे थे, वो तो अपने देश के लिए लड़ रहे थे। और अब जो उनका जज्बा था दोस्तों अपने देश को बचाने का, वो बहुत
बहुत ज़बरदस्त था। आप देखते हैं कि 7 फरवरी 1973 तक पेरिस के अंदर क्या होता है, इस वियतनाम युद्ध की समाप्ति होती है और हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये युद्ध बड़ा खतरनाक था। वियतनाम के अंदर लाखों लाख लोगों को मार दिया जाता है। उनके नदी जो थी उसके अंदर जहर मिला दिया जाता है अमेरिकियों को द्वारा। बड़े ज़बरदस्त तौर पर क्या किया जाती है, बर्बरता की जाती है। अमेरिका के सैनिकों के द्वारा वियतनाम की महिलाओं को परेशान किया जाता है और ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं जिसके बारे में मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर आप देखते हैं कि 1967 में शुरू हुआ ये युद्ध 1973 तक चलता है। और फिर फ्रांस फ्रांस एक देश था जिसने वियतनाम पर पहले कब्जा किया हुआ था, उसी के शहर पेरिस में क्या होता है दोस्तों, इस युद्ध को रोकने की कोशिश की जाती है कि भाई अमेरिका तुम रुक जाओ और वियतनाम तुम रुक जाओ, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकल रहा। वियतनाम के लोग डर नहीं रहे थे, वो अपने देश मरने को तैयार थे लेकिन दबने को तैयार नहीं थे। और क्यों दबें, ये बिल्कुल सही बात थी दोस्तों। फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या किया जाता है दोस्तों कि एक हस्ताक्षर किया जाता है और उस युद्ध को रोकने की कोशिश की जाती है। और 60 दिन के भीतर ही आप देखते हैं कि अमेरिकी सेना वापस आ जाती है ना। अमेरिका के लोग धोखेबाज थे। तय होता है कि 1973 में इस युद्ध को रोका जाएगा, लेकिन इस युद्ध के रोकने के 60 दिन बाद ही अमेरिकी सेना दोबारा से वियतनाम पर अटैक करना शुरू कर देती है और दक्षिणी वियतनाम मुख्य तौर पर क्या हो जाते हैं, वो एक होने की कोशिश करते हैं, है ना। अमेरिका दोबारा कोशिश करता है 1973 के बाद कि दोबारा अटैक करते हैं इन पे, लेकिन अब उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, इनको समझ में आ गया कि चाहे साम्यवादी विचारधारा हो चाहे पूंजीवादी विचारधारा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, देश की बात है, अब इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारे वियतनाम के लोग अब इकट्ठे हो जाते हैं और वियतनाम का एकीकरण हो जाता है ना। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि जो अमेरिका था ना, अमेरिका वो इतना शक्तिशाली देश होते हुए भी दुनिया के इस छोटे से देश वियतनाम से आखिर कमज़ोर कैसे पड़ा और वियतनामियों ने कैसे अमेरिका को, आप देखते हैं कि हार दिलाई। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अमेरिका इस युद्ध के अंदर जीता नहीं है ना, जीता नहीं है दोस्तों। ना वियतनाम हारा है और ना ही अमेरिका जीता है, ये युद्ध बीच का रहा है। तो वियतनाम के लोगों ने ज़बरदस्त तौर पर क्या किया है, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर लोहा लिया अमेरिकियों से, है ना। तो अमेरिका अब मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि उन्हें असीमित आर्थिक नुकसान, आप देखते हैं कि आर्थिक सहायता देगा। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो इसके बाद बहुत सी बातें हुई कि अमेरिका ने इस देश को तबाह कर दिया, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। अब अमेरिका मुख्य तौर पर क्या करेगा, इसका हर्जाना देगा और वियतनाम के लोगों को बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता की बात की जाती है। और साल 1975 में क्या हो जाता है, जो दोनों वियतनाम थे, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम, वो एक हो जाता है और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वियतनाम एक स्वतंत्र देश के तौर पर चलने लग जाता है। इस युद्ध से अगर हम देखें दोस्तों कि दुनिया के अंदर बहुत खतरनाक चीज़ें हमें सामने आती हुई दिखती हैं। इससे लोगों की मृत्यु होती है, पैसे की बर्बादी होती है और बड़े तौर पर आप देखें कि अमेरिका जो दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था बहुत अच्छी है और भैया हमारा तो सिक्का चलता है, जो हम कहते हैं दुनिया वैसा चलती है, ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका की थू आप होते हुए देख लेते हैं कि एक छोटे से देश ने, वहाँ के देशभक्ति वाले लोगों ने जब अपने देश पर मरमिटने की बात आई तो अपनी देशभक्ति की वजह से उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े देश को झुका दिया, है ना। दिख रहा है आपको दोस्तों, कितनी बड़ी सीख यहाँ पर वियतनाम के लोगों ने हमें दी है। और इसी के साथ आप देखते हैं कि पूरा ये जो हिंद चीन था, इसने मुख्य तौर पर क्या किया, ये किसी भी देश के आगे नहीं झुके। इन्होंने खुद की आज़ादी और संप्रभुता को स्वीकार किया और आखिर में फ्रांस से लंबी लड़ाई लड़ते हुए जब फ्रांस से आज़ाद हुए, फिर अमेरिका से आज़ाद हुए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि ये देश स्वतंत्र तौर पर अपने देश को चला रहा है। तो यहाँ पर हमने आपके साथ मुख्य तौर पर जो एक हिंद चीन का इलाका रहा, भारत के पास है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन किया। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको एक एक कर आपके सामने रखते हैं और ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो एक एक कर हम लोग इनको पढ़ते चलते हैं, ठीक है। मज़ा आया, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भाई। कैसे ये छोटे छोटे लोग इतना खतरनाक काम कर गए दोस्तों। मतलब जब आप देखते हैं इस देश के बारे में तो आपकी रूह कांप जाती है कि लड़ने को इनके पास हथियार नहीं है, लेकिन आप देखें कि इन्होंने दिमाग का प्रयोग कर कर गड्ढे कर दिए अपने इलाकों के अंदर। अमेरिकी सैनिक उसमें दब जाते थे और फिर उन पर अटैक किया जाता था। तो बड़ी ही आप देखें कि बहादुरी वाली कहानी है वियतनामियों की, जिससे सीखने की ज़रूरत है आपको और हमको। बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, और हमें पता है दोस्तों कि ये जो हमारा अंकोर वाट का मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है, ठीक है जी, है ना। 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, हमने डिस्कस किया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, कि हिंद चीन सबसे पहले कौन से व्यापारी पहुंचे थे, यूरोप के कौन से लोग पहुंचे थे। तो जो पुर्तगाल के लोग थे वो आपको दिखता है कि ये हिंद चीन पहुंचे थे। भारत में भी पुर्तगाली आए थे और यहाँ पर भी पुर्तगाल के ही लोग गए थे। अगला,
हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे, ये जो फ्रांस के लोग थे जिन्होंने मुख्य तौर पर क्या कर लिया था, पूरा हिंद चीन के इलाके को कब्जे में करा हुआ था, इनको हिंद चीन के लोग क्या कहते थे, है ना, फ्रांसीसी थोड़ी कहते थे, इनको क्या कहा जाता था, इनको कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, कोलोन। जैसे भारत में हम अंग्रेजों को क्या कहते थे, हम भारत में अंग्रेजों को अंग्रेज कहते थे या फिर फिरंगी कहा करते थे। अगर आपने बहुत सी फिल्मों को देखा होगा पुरानी, तो कहा जाता था फिरंगी, अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था भारतीय भाषा में। ऐसे ही फ्रांसीसियों को हिंद चीन के लोग क्या कहते थे, कोलोन के नाम से पुकारते थे। नरोत्तम सिंहानुक, ये जो अंकल जी हैं नरोत्तम सिंहानुक, ये कहाँ के राजा थे, कंबोडिया के शासक हुआ करते थे। अगला सवाल है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखी गई है। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है फान वुई चाओ, है ना। ये हैं वो व्यक्ति दोस्तों फान वुई चाओ, जिनके द्वारा मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखी गई है। एक अच्छा सवाल है अगला, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुए समझौता कौन सा था। तो 1946 के अंदर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ था उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हनोई समझौता। और जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था, याद कर लीजिएगा, जिसके तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया और कंबोडिया और लाओस को राजतंत्र के तौर पर घोषित किया गया। कुछ और हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, एक एक कर इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक मजदूरी व्यवस्था थी जहां पर मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। जो मालिक था उसी के पास पूरे पूरे अधिकार होते थे। 12-12 आप देखते थे कि 18-18 घंटे तक हिंद चीन के मजदूरों से काम कराया जाता था, सामान उठवाया जाता था। मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं थे, इनके मालिकों के पास अधिकार थे। इसे ही एक तरफ अनुबंध कहा जाता था कि सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ, मालिक के पास ही सारे अधिकार हैं, मजदूरों के पास नहीं। इसे ही एक तरफा अनुबंध कहा गया। अगला सवाल है कि बाउदाई कौन हुआ करते थे, है ना। तो ये जो बाउदाई था ये अन्नाम का शासक हुआ करते थे। अन्नाम नामक क्षेत्र था, वहां के शासक को बाउदाई कहा जा रहा था। अगला, हिंद चीन का क्या अर्थ है दोस्तों। देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया इलाका है वहां पर 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ क्षेत्र है। और आज के समय में 3 देश यानी कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को मिलाकर जो इलाका बनता है, इसे ही हम लोग हिंद चीन के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है कि जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। जिनेवा समझौता साल 1954 में हुआ। इसके तहत लाओस और कंबोडिया को क्या किया गया था दोस्तों, एक राजतंत्र बना दिया गया था और वियतनाम को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। और लाओस और कंबोडिया के बीच हुआ था ये समझौता। अगला सवाल है कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा कीजिए। देखिए, हुआ हुआ आंदोलन आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर वियतनाम के अंतर्गत किया गया था और ये साल 1939 के अंदर शुरू हुआ था। इस आंदोलन को शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था बच्चों, हुनेई फूसू। और ये जो थे, इनका मानना था कि मुख्य तौर पर फ्रांस के लोग हमारी संस्कृति को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे लोगों जो हैं वो नशे में लगे हुए हैं, वो देश को बचाने में आगे नहीं आ रहे हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखकर हुआ हुआ आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि वियतनाम के लोगों, उठो, अपने देश की संस्कृति को बचाओ और मुख्य तौर पर अपने आप को आज़ाद कराओ। इसी बात को ध्यान में रखकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, है ना। अगला सवाल है कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का प्रचार किस प्रकार बढ़ता गया और वो कैसे कैसे अपने आप को मजबूत करते चले गए, ये पूछा जा रहा है। तो 1498 में आप देखते हैं कि वास्को डिगामा भारत पहुंचता है और उसके बाद उसने रास्ता ढूंढ लिया था कि भैया जी एशिया कैसे आना है। अब इसके बाद वास्को डिगामा जब वापस जाता है पुर्तगाल, उसके बाद आप देखते हैं कि फिर और जो व्यापारी थे वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं, एशिया आने की कोशिश करते हैं। और फ्रांस के जो लोग थे उनको भी पता चल जाता है कि भैया जी एक रास्ता खोज लिया गया, तो फ्रांस के लोग भी आने लग जाते हैं। 17वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि बहुत से जो पादरी लोग थे, वो जो ईसाई धर्म का काम किया करते थे, वो मुख्य तौर पर हिंद चीन पहुँचते हैं। और 1747 के अंतर्गत फ्रांस के अन्नाम नामक इलाके पर क्या हो जाता है, ये लोग मुख्य तौर पर क्या करते हैं, अपने आप को बसाना शुरू कर देते हैं। और फिर 19वीं शताब्दी तक आते आते आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो फ्रांसीसी पादरी थे, इनकी संख्या और बढ़ने लग जाती है और ये मुख्य तौर पर क्या करने लग जाते हैं, जो हिंद चीन के पूरे इलाके थे उन पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर इनकी जो सोच थी वो कंबोडिया के इलाकों तक भी पहुंचने लग जाती है और धीरे धीरे जो ये समस्त फ्रांस के लोग थे, इन्होंने हिंद चीन के पूरे भाग पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर जितने भी संसाधन थे उनको अपने अधीन कर लिया था और यहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती काम कराना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए। रासायनिक हथियार क्या होते हैं।
इससे क्या तात्पर्य है ये पूछा जा रहा है। एक अच्छा सवाल यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों। देखिए मुख्य तौर पर नापाम नामक एक चीज़ होती है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। एक आप देखते हैं कि एक लिक्विड होता है जिसे नापाम कहा जाता है, और ये जो है दोस्तों ये क्या किया जाता है, ये ना अग्नि बमों के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ये त्वचा से चिपक जाता है कि बॉम्ब के अंदर इस नापाम को डाल दिया जाता है, और जब ये फटता है तो आप देखते हैं कि जो नापाम होता है वो पूरे क्षेत्र के अंदर फैल जाता है और ये बॉडी के ऊपर चिपक जाता है ना। और ये चिपकने के बाद जलता रहता है, और ये इतना खतरनाक होता है कि जब ये पेड़ों पर गिरता है तो पेड़ों को जला के राख कर देगा, मनुष्य की त्वचा पे गिरेगा तो मनुष्य की त्वचा को जलाकर राख कर देगा। और अगर आप खुद को बचाने के लिए क्या करें दोस्तों, मुख्य तौर पर पानी में कूदते हैं, अगर आप खुद को बचाने के लिए पानी में कूदते हैं तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये पानी में भी जलता रहता है। तो जब अगर आप इस प्रकार के बॉम्बों की चपेट में आ जाते हैं तो आप पूरे तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। तो अमेरिका ने मुख्य तौर पर क्या किया था, इस प्रकार के जो बॉम्ब थे उनको वियतनाम के लोगों पर फेंका था। इन्हें ही रासायनिक हथियारों के तौर पर जाना जाता है, जिससे बड़े स्तर पर अमेरिका ने वियतनाम के लोगों को मारा था। अगला सवाल है कि हो चू मिन के संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए कि हो चू मिन जी कौन थे। आप देखते हैं कि भैया जी ये एक वियतनामी स्टूडेंट थे। साल 1917 में ये पेरिस के अंदर क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि ये मॉस्को जाते हैं, रूस जाते हैं। उसके बाद साल 1925 में इनका ये जो ग्रुप था ये क्या करने लग जाता है दोस्तों, सैनिक ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर 1930 में, साल 1930 के अंदर आप देखते हैं कि वियतनाम के अंदर ये देश को आज़ाद करने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने देश के अंदर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं और फिर देश को आगे बढ़ाने की पूरे तौर पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हो चू मिन मार्ग के बारे में आपको बताना है ना। तो मिस्टर हो चू मिन, ये जो मिस्टर हो चू मिन अपने पीछे देखे थे, इन्हीं के नाम पर एक रास्ता बनाया गया था। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, हो चू मिन मार्ग कहा जाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये जो रास्ता है यही कहा जाता है हो चू मिन मार्ग। इसकी क्या कहानी है इसको हम लोग देखते हैं, है ना। अच्छे तरीके से इसको हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्य तौर पर हो चू मिन 2 सितंबर 1945 को वियतनाम के क्या किए जाते हैं, आप देखते हैं कि प्रधान के तौर पर चुने जाते हैं और फ्रांसीसी सेना का जो कब्जा था वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और उसी के साथ साथ क्या किया जाता है कि थोड़े बहुत जो फ्रांसीसी लोग थे जो बसे हुए थे वियतनाम के अंदर, उनको हटाने की कोशिश गोरिल्ला लड़ाई के जरिए की जाती है। अब इस लड़ाई के बाद मुख्य तौर पर क्या हो जाता है, जो सैनिक थे वो लाओस और कंबोडिया में दक्षिणी वियतनाम पर भी धावा बोलते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि कब्जा बांटा गया था वियतनाम को 2 भागों में, है ना। तो जो रास्ता था जो दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम से अलग करता था, उसी को क्या कहा जा रहा था, हो चू मिन मार्ग कहा जा रहा था। और इस रास्ते को तोड़ा जाता है अमेरिकियों के द्वारा, ताकि दक्षिण वियतनाम उत्तरी वियतनाम एक ना हो सके कभी भी। अगला है कि माइली गांव की घटना क्या थी। देखिए दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है ये, और यहाँ पर क्या था, बहुत ज़बरदस्त तौर पर अमेरिका के लोगों ने क्या किया था, लोगों को परेशान किया था। अमेरिकी सेना इस गांव के अंदर घुस गई थी और उन्होंने यहाँ पर मौजूद हर पुरुष को मार दिया था। औरतों को बंधक बना लिया था और उनके साथ बलात्कार किए गए थे, और पूरे गांव को क्या कर दिया था, आग की चपेट में अमेरिकी सैनिकों के द्वारा डाल दिया गया था। और लाशों के बीच में सिर्फ एक बूढ़ा बचा हुआ व्यक्ति था जिसने इस पूरी घटना को बताया। और उसके बाद अमेरिका की पूरे विश्व के अंदर क्या होती है, किरकिरी होती है। और इसके बाद आप देखते हैं कि अमेरिका पर दबाव डाला जाता है कि वो उस युद्ध को समाप्त करे, क्योंकि ये मानवता की बर्बरता है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप युद्ध के अंदर इतने ज़बरदस्त तौर पर दीवाने हो जाएं। इसके बाद हिंद चीन की सभी सेनाएं जो होती हैं मुख्य तौर पर क्या कर दी जाती हैं, बुला दी जाती हैं। और फिर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, दुनिया के अंदर ये जोर की जाती है कि इस युद्ध को ख़त्म किया जाए और शांति को स्थापित किया जाए। और ये जो बमबारी है, इस बमबारी से जितना भी नुकसान हुआ है, इस नुकसान का हर्जाना अमेरिका को देना चाहिए वियतनाम को, इसकी भी बात मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि की जाती है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति निक्सन, ये राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, ये रिचर्ड निक्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो हिंद चीन में शांति के सूत्रों में क्या बात करते हैं और वो किन चीज़ों को रखते हैं, इसको देखा जा रहा है। इसको हम लोग देखते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन, उसने 5 सूत्रीय 5 बातों को रखा था, है ना। परंतु उसने शांति को अस्वीकार कर दिया कि भैया हम शांति को नहीं मानेंगे, हम ख़त्म नहीं करेंगे लड़ाई को, है ना। उसने ये कह दिया था कि जो अमेरिकी सेना बमबारी है उसको दोबारा शुरू की जाएगी, क्योंकि अमेरिका अब जान गया था कि भैया अगर हमने सेनाएं वापस बुला ली तो पूरी दुनिया के अंदर क्या हो जाएगी, हमारी मुख्य तौर पर क्या होगी, जैसे 60 दिन मैंने बताया था ना कि
जब युद्ध हो गया था, पेरिस के अंदर रुका था, तो अमेरिका दोबारा से शुरू करने की कोशिश करता है युद्ध, क्योंकि अमेरिका को टीस थी कि एक छोटे से देश ने हमें कैसे कमज़ोर किया है और हमें हराया है। लेकिन आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो दुनिया के अलग अलग देशों के लोग थे वो खड़े हो जाते हैं वियतनामियों के साथ, और मुख्य तौर पर क्या हो जाता है, एक तरीके से वियतनाम के लोगों के साथ जब दुनिया के लोगों का इतना प्रेम होता है और ख़ुद अमेरिका की जनता जो थी उसको भी समझ में आ जाता है कि गलत हो रहा है वियतनामियों के साथ, और बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, और फिर अमेरिका की जो पुनः कोशिश थी कि हम दोबारा से अटैक करेंगे उसको रोका जाता है। ठीक है, तो ये पूरे तौर पर क्या करना चाह रहे थे दोस्तों, बम गिराने की कोशिश करना चाह रहे थे, हनोई जो शहर है वियतनाम का उसे तबाह करना चाह रहे थे, लेकिन वियतनाम के लोग डटे हुए थे, वो बिल्कुल भी नहीं डरे थे। और जो बातचीत की गई थी कि 1973 में युद्ध को रोका गया, लेकिन आप देखते हैं कि दोबारा से अटैक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप देखें कि मुख्य तौर पर इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी वियतनाम के लोगों की बहादुरी की वजह से और देश प्रेम की वजह से वियतनाम के लोग पीछे नहीं हटते हैं, और वो अपने देश को मुख्य तौर पर दुनिया की सबसे बड़े देश के सामने क्या करते हैं, घुटने नहीं टेकने देते हैं। और फिर 1975 में आप देखते हैं कि ये जो दोनों वियतनाम के बटे हुए इलाके थे, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, एक हो जाता है, और फिर वियतनाम पूरे तौर पर एक स्वतंत्र देश के तौर पर जाना जाने लग जाता है। इस लड़ाई के अंदर देखा जाए दोस्तों तो लगभग 9,855 करोड़ 9,855 है ना करोड़ का क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि नुकसान होता है बड़े स्तर पर। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान इसके अंदर होता है, और उसी के साथ साथ क्या देखा जा रहा है दोस्तों कि 3 लाख से भी ज़्यादा जो सैनिक थे वो इसके अंदर घायल होते हुए दिख जाते हैं। और वियतनाम के अंदर देखा जाए, है ना, तो वियतनाम के अंदर देखा जाए तो लगभग 18,000 जो सैनिक थे उनके वो मार दिए जाते हैं। तो अमेरिका के सैनिकों को ज़्यादा नुकसान हुआ, अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हुआ, वियतनाम को आप देखते हैं कि अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ, है ना। और इस घटना के बाद बड़े स्तर पर जन और धन की हानि हो जाती है, और ये जो पूरा का पूरा हिंद चीन का इलाका था ये बहुत ज़्यादा तौर पर आप देखते हैं कि कमज़ोर होता है, और अपेक्षाकृत आप देखते हैं कि मगर हिंद चीन के लोग इकट्ठे रहते हैं, वियतनाम के लोग इकट्ठे रहते हैं, और आखिर में चाहे फ्रांस रहा हो चाहे अमेरिका रहा हो उनको अपने देश से हटा देते हैं, और आज के समय में ये दुनिया के एक बहुत ही खूबसूरत देश के तौर पर पहचाना जाने वाला देश है, नाम है वियतनाम। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने आपके साथ अपनी आज की इस क्लास के इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को किया। हिंद चीन में राष्ट्रवाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय था, इससे संबंधित सारे के सारे कहानी को हमने आपके सामने पेश किया। इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं उसको आपके सामने रखा। आशा है कि इन सभी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब हम लोग अपनी क्लास को समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता दीजिए कि अब कौन सा चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर आएँ, उसको हम लोग आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।